नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि रामपुर से सामने आई है, जहां पर रामपुर से सपा विधायक आजम खान सीतापुर जेल से आखिरकार रिहा हो गए हैं। आजम के दोनों ही बेटे अब्दुल्ला और आदिब उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे और इसी के साथ ही आपको बता दें कि शिवपाल यादव भी सीतापुर पहुंचे थे और आजम खान सफेद रंग की महाराष्ट्र नंबर की इनोवा गाड़ी में बैठकर जेल से रवाना हुए। रिहाई के बाद आजम खान पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर जा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समर्थकों से भी मुलाकात की। आजम खान के वकील जुबैर अहमद ने बताया है कि शत्रु संपत्ति और 3 स्कूलों की फर्जी मान्यता के मामले में उनकी रिहाई 2 आखिरी परवाने गुरुवार रात को सीतापुर जेल पहुंच चुके। ऐसे में आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था। इसी से पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर उनको अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब वो बाहर आ सकते हैं, बशर्ते उन्हें दोबारा रेगुलर बेल के लिए अर्जी लगाते रहने होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके लिए उन्हें 2 हफ्ते का समय दिया गया है। और इसी क्रम में रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जो आपको बता दें कि सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता का बयान सामने आया है। आपको बता दें आज आजम खान रिहा हो गए जेल से, जिसके बाद वो सीधा अनूप गुप्ता से मिलने पहुंचे थे और सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता का बयान उसके बाद सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के बाद अनूप ने आजम खान के दिल की बात बताई। उन्होंने कहा कि आजम खान मुझे देखने आए थे और आजम ने मुझे अपना ख्याल रखने को कहा है। साथ ही अनूप ने आगे कहा कि आजम खान से मेरा पारिवारिक बात हुई है और आजम खान ने मेरे घर नाश्ता भी किया। आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव और आजम खान को लेकर जो नाराजगी की खबरें लगातार चल रही थी, उसको लेकर भी अनूप ने यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने कहा कि अखिलेश ने आजम का ख्याल रखने के लिए कहा था और आजम की बातों से नाराजगी नहीं लगी। अनूप का यह बड़ा बयान सामने आया है आजम खान से मिलने के बाद। आपको बता दें 88 मामलों में कोर्ट ने उनकी बेल मंजूर कर ली है और उन्हें आखिरकार रिहाई दे दी गई है। और रिहा होते ही उनके दोनों बेटे उनसे मिलने पहुंचे थे, अब्दुल्ला और आदिब, और इसी के बाद उन्हें अनूप के घर के लिए वो रवाना हुए, जिसके बाद से वो रामपुर के लिए रवाना होंगे। अब आपको ये भी बता दें कि अनूप का बयान सामने आया है कि सपा के पूर्व विधायक है अनूप गुप्ता, जिनका बयान सामने आया है कि जेल प्रशासन से सपा डेलीगेशन नहीं मिलवाया गया, लेकिन आजम खान से मुलाकात के बाद अनूप ने कहा कि वो उन्हें देखने आए थे और उन्होंने अनूप के घर ही नाश्ता किया है। साथ ही अखिलेश और आजम के बीच नाराजगी की अटकलों पर भी विराम लगा दिया गया और अनूप ने कहा है कि आजम खान की बातों में नाराजगी नहीं लगी और अखिलेश यादव ने आजम का ख्याल रखने के लिए कहा था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल की 3री वर्षगांठ पर 26 मई को 2 प्रमुख दक्षिण भारत राज्यों तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। पीएम पहले हैदराबाद जाएंगे और दोपहर 2 बजे वो हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस वार्षिक दिवस में शामिल होंगे। पिछले दिन महीने में प्रधानमंत्री का तेलंगाना का ये दूसरा दौरा होगा और इससे पहले फरवरी में वो स्टैचू ऑफ क्वालिटी का उद्घाटन करने गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी इसके बाद चेन्नई जाएंगे और वहां पर शाम को वो JLN इंडोर स्टेडियम में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इनमें से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास शामिल है। साथ ही तमिलनाडु के त्रिवल्लुर में मपेडू गांव में करीब 1045 करोड़ रुपए की लागत से ये MLP प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जहां पर अपनी चेन्नई यात्रा के दौरान पीएम मोदी की राज्य बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात होगी। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मान ने कहा है कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की है और ये भी कहा कि केंद्र ने हमें कल अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां पंजाब में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए दी थी। हमने 10 और कंपनियों की मांग की है, जिसे गृह मंत्री ने मान लिया है। भगवंत मान ने यह भी बताया कि गृह मंत्री ने कहा है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए पंजाब को जो भी मदद चाहिए होगी केंद्र सरकार जरूर देगी। भगवंत मान ने यह कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर पटियाला में जो घटना हुई, इस पर विस्तार से बात हुई है। पार्टी के ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सहयोग किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि किसानों की गेहूं की पैदावार कम होने के कारण
500 रुपए बोनस देने का मसला भी उठाया गया। साथ ही पंजाब के विभिन्न किसान संगठनों से संबंधित किसान गेहूं की पैदावार कम होने पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस और 10 जून से पूरे पंजाब में धान की बुआई शुरू करने के साथ साथ कई अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। हालांकि किसान संगठनों ने बुधवार को मुख्यमंत्री मान से बात करने के बाद प्रदर्शन वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि हमें ड्रोन रोधी तकनीक की मांग की है और यहां पर हम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मिलकर काम करेंगे। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में बासमती फसल और पंजाब कोटा के मुद्दे समेत कई अन्य मसलों पर भी चर्चा हुई। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा से खबर सामने आई है, जहां जिला अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद हटाने पर निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई की इजाजत दे दी है। वकील मुकेश खंडेलवाल ने कहा कि वादी ने निचली अदालत में मुकदमा दायर किया था और ये देखा था कि वादी को मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। मथुरा जिला अदालत ने उनके सामने पुनर्विचार की याचिका दायर की गई, जब कोर्ट ने अब कहा है कि निचली अदालत का आदेश गलत है और इस पर रोक लगा दी गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री समेत 6 अन्य कृष्ण भक्तों ने विराजमान ठाकुर को वादी बनाते हुए उनकी ओर से मथुरा के सिविल जज की अदालत में सितंबर 2020 में यह दावा किया था कि साल 1969 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति और शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के बीच जो समझौता हुआ था वो पूरी तरह से अवैध था, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा समिति की तरफ से इस प्रकार का कोई भी करार करने का कानूनी हक था ही नहीं। अग्निहोत्री के अनुसार संबंधित समझौता और अदालत की ओर से इस संबंध में दी गई डिग्री पूरी तरह से अवैध है। साथ ही आपको बता दें कि इसीलिए अब इसे निरस्त कर शाही ईदगाह को उसकी जमीन से हटा दिया जाए और उसी समस्त भूमि के उसके वास्तविक मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए, लेकिन अदालत ने उनकी ये मांग खारिज कर दी है। इसके बाद जिला जज की अदालत से भी ये मामला खारिज करने को कहा गया। साथ ही रंजना अग्निहोत्री और उसी वर्ष अक्टूबर महीने में जिला जज अदालत में पुनरीक्षण याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर 4 मई को सुनवाई पूरी हो गई और रंजना अग्निहोत्री आदि द्वारा दावा पेश किए जाने के बाद से अब तक मथुरा की कई अदालतों में इसी विषय पर 1 दर्जन से अधिक मामले दाखिल किए जा चुके हैं, जिन पर लगातार सुनवाई भी हो रही है। और इसी बीच दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से चल रही बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के 16 नेताओं के घरों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। दरअसल पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूछा कि इन बीजेपी नेताओं के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, सांसद रमेश बिथूड़ी और राज्यसभा सांसद अनिल जैन, मनजिंदर सिंह सिरसा, विधायक ओम प्रकाश शर्मा, उत्तरी दिल्ली नगर निगम मेयर राजा इकबाल सिंह, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान जैसे तमाम नेताओं पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण का आरोप लगाया है। तो वहीं इससे पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर अतिक्रमण का आरोप भी आम आदमी पार्टी ने लगाया है। ऐसे में वाप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कई दिनों से देखा जा रहा है कि बीजेपी गरीब और मध्य वर्ग के पीछे पड़ गई है। बुलडोजर चढ़ाने की होड़ बीजेपी पार्षदों में लगी है और इनके सामने सभी क्रिमिनल है। बीजेपी नेताओं के घरों की तस्वीर दिखाएंगे और नेताओं के अवैध कब्जे किए हुए घर भी। केंद्रीय नेता बताएं कि अब इन पर बुलडोजर कब चलेगा। आज पहली बार ये लिस्ट जारी की गई है। और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी है, जिस पर अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। शिवपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि लंबे अरसे से न्याय की जिस घड़ी की प्रतीक्षा की जा रही थी वो पूरी हो गई है। शिवपाल यादव लगातार आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे थे और ऐसे में अब प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि सत्यमेव जयते नानृत सत्यंत पंथा वित्तो दिव्ययान। लंबे अरसे से न्याय की जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वो पूरी हुई। आजम खान साहब को सर्वोच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत दे दी है और उन्हें व्यवस्था की घोर प्रताड़ना से न्याय मिला है। भारत की न्याय व्यवस्था उम्मीद की एक किरण है। नमन।
इससे पहले शिवपाल यादव सीतापुर जेल से आजम खान से मुलाकात करने भी पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने सपा पर आजम की अनदेखी का आरोप लगाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि सपा के आजम खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं किया। पीएम मोदी मुलायम सिंह की बात सुनते हैं, अगर वो सदन में ये मुद्दा उठाते तो उनकी बात जरूर सुनी जाती। और करेंगे गुजरात का, जहां कांग्रेस को लगे झटके के बीच अब पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को ही लंदन रवाना हो गए। यहां वो 23 मई को आइडियाज ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और उनका भारतीय समुदाय से मिलने का कार्यक्रम भी है। ये जानकारी कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड और पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने दी है। उन्होंने ये भी बताया कि 23 मई को राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंडिया एट 75 यानी भारत के लिए आगे आने वाली चुनौतियों को संबोधित करेंगे। लंदन में शुक्रवार को आइडियाज ऑफ इंडिया का आगाज होना है और राहुल गांधी गुरुवार की शाम तक लंदन पहुंच जाएंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और प्रियंका खड़गे भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। आपको यह भी बता दें कि कोविड-19 महामारी के बीच इस यात्रा को लेकर सामान्य स्थिति होने के बाद राहुल गांधी का यह पहला विदेशी दौरा है, जहां राहुल गांधी ऐसे समय में लंदन जा रहे हैं जब कांग्रेस कई राज्यों में अंदरूनी कलह से जूझ रही है। ऐसे में हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। तो वहीं गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जिसको लेकर बीजेपी अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है। साथ ही पाटीदार आरक्षण आंदोलन से उभरे नेता और 3 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक पटेल ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा देते हुए दावा किया था कि शीर्ष नेता अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कहीं अधिक ध्यान देते हैं और गुजरात कांग्रेस के नेता उन लोगों के लिए चिकन सैंडविच की व्यवस्था करने में अधिक रुचि लेते हैं। हार्दिक से पहले पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी इस्तीफा दिया था, तो वहीं वो बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं। अब पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को रोड रेज के एक मामले में 1 साल की सजा सुना दी है। ये रोड रेज का मामला 1988 का है। पहले इस मामले में सिद्धू को राहत मिल गई थी, लेकिन अब उनके परिवार ने एक बार फिर से कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, जहां पर सुनवाई के दौरान सिद्धू को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि सिद्धू को पंजाब पुलिस जल्द ही कस्टडी में लेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में अपने फैसले में सिद्धू पर लगे गैर इरादतन हत्या के आरोप को खारिज कर दिया था और न कि 3 साल की सजा को बदलते हुए उन पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन परिवार के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार की अर्जी दाखिल कर दी गई। यानी कि सिद्धू पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने गुरनाम नाम के एक व्यक्ति की पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ऐसे में निचली अदालत ने सिद्धू को इस मामले में पहले बरी कर दिया, लेकिन साल 1999 में हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की गई। लेकिन तब भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस फैसले को बदलते हुए सिद्धू पर सिर्फ 1000 रुपए का जुर्माना लगाया था। तो वहीं सजा का ऐलान होने के बाद सुप्रीम नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट के जरिए अपने रिएक्शन का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे। और दिल्ली उच्च न्यायालय में आप सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले इस योजना को लेकर केंद्र और आम आदमी पार्टी में तकरार भी देखने को मिली और अब दिल्ली के उच्च न्यायालय ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने राशन वितरण के लिए दिल्ली सरकार की इस योजना को रद्द कर दिया है। दिल्ली सरकार राशन डीलर संघ द्वारा योजना का विरोध करने वाली याचिका पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को चुनौती वाली राशन डीलरों की 2 याचिकाओं को मंजूरी दी थी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गए अनाज का इस्तेमाल घर घर पहुंचाने के लिए योजना के लिए नहीं कर सकती। दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से भी एक याचिका दायर की गई थी, जिन याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था। दरअसल ये घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, लेकिन इसी को लेकर अब केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान देखने को मिली। तो वहीं आज दिल्ली हाई कोर्ट ने
इस योजना को रद्द कर दिया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 72 लाख से ज्यादा लोग सब्सिडी वाला राशन पाने के पात्र हैं। इनमें 17 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जबकि घर घर योजना को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद भी देखने को मिला। इसी बीच डायल 112 के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने दिशा निर्देशन से आज महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर में एक हफ्ते का जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इस जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, एलईडी वैन और नुक्कड़ सभा कर नागरिकों को जागरूक किया गया। अपर पुलिस डायल 112 की अपर पुलिस अधीक्षक मोहिनी पाठक ने भी बताया है कि पुलिस की टीम नागरिकों को बताएगी कि केवल झगड़े और मारपीट में ही नहीं, बल्कि किसी भी आपात स्थिति जैसे आग लगने, प्राकृतिक आपदा, मेडिकल इमरजेंसी में भी आप 112 नंबर डायल कर मदद की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि अगर 10 बजे के रात को किसी महिला या बुजुर्ग को किसी गंतव्य तक जाना है और कोई साधन नहीं है तो डायल 112 को फोन कर मदद मांगी जा सकती है। साथ ही सोनाली बॉर्डर, नैनतवा में रेलवे स्टेशन, फरेंदा सदर क्षेत्र और सिसवा रेलवे स्टेशन के पास कैंप लगाकर आम लोगों को डायल 112 के कार्यों की जानकारी देते हुए किसी भी परिस्थिति में 24 घंटे मदद लेने की बात कही गई। आपको बताते चलें कि नेपाल में लोग अगर भारत में घूमने या फिर किसी आवश्यक कार्य से आए हों और कोई भी घटना हो जाए तो तुरंत डायल 112 पर फोन कर उनकी पूरी मदद की जाएगी। ये एक्चुअली हमारा एक हफ्ते का अभियान है, जिसमें 2 दिन तक हमारी टीम यहाँ रहेगी और बाकी 5 दिन एक एलईडी वैन हम यहाँ लगा के रखेंगे। और ये एसएसबी के संग में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक अभियान ये शुरू किया है। इसमें ये है कि जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल से हिंदुस्तान आ रहे हैं या हिंदुस्तान से नेपाल जा रहे हैं, उनको हम ये बताएंगे कि ये जैसे हमारा ये आप देख सकते हैं 112 की सुविधाओं को हमने पैम्फलेट्स के ऊपर लिखा है। ये छोटी हमने बुकलेट्स बनाई हैं, इन पे लिखा है, कार्टून स्ट्रिप्स है, हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम है। तो एसएसबी के साथ में हम ये मिलकर इसलिए कर रहे हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, किसी भी नेपाली भाई को अगर लगता है कि भारत में उनका किसी ने बैग चुरा लिया है, गलत बस में बिठा दिया है या कोई बिछड़ गया है, वाइफ पीछे रह गई है, आगे निकल गए, कोई भी सिचुएशन हो, तो आप बेझिझक बिना किसी संकोच के 112 पे कॉल करें। इसके लिए एक जागृति का अभियान, एक अवेयरनेस। देखिए, ये जो प्रोग्राम डायल 112 का शुरू हो रहा है, ज्वाइंटली हो रहा है। 2 एजेंसीज का आपस में मिल के ये तय होना कि रास्ते में जो भी सिटीजन्स हमारे क्रॉस करते हैं उनको ये पता हो कि किस प्रकार की इस नंबर को डायल करने के बाद जो हमें इसकी सेवाएं उपलब्ध होंगी या आपातकालीन स्थिति में जैसी स्थिति में वो पड़ जाते हैं, अगर ये नंबर को डायल करेंगे तो उनको उसकी जो भी है सेवाएं वो उपलब्ध होंगी। एसएसबी का रोल क्या है? जब ये क्रॉस करेंगे तो हम उनको ये जागरूक करेंगे कि अगर आप रास्ते में जाते हैं, अगर ऐसी समस्याएं आए आपको आपातकालीन, तो इस नंबर को आप डायल करें। किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के जो नेटवर्क है उससे और किसी भी मोबाइल से ही किया जा सकता है। तो ये जनरली क्या है कि ये दोनों सिटीजन, इंडियन साइड के या नेपाल से जो इंडिया में आ रहे हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। देखिए, ये जो और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।